ध्यान से सुनना, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आगे के चीज़ों को समझने में बहुत हेल्प करेगा। अगर इसको नहीं समझोगे तो आगे का बहुत सारा चीज़ समझ में नहीं आएगा। एक छोटा सा डेरिवेशन है जो किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली कहीं क्वेश्चन नहीं पूछता डायरेक्टली, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारा रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं, समझना थोड़ा सा। ये हम हेडिंग लिखेंगे, यूनिट वेक्टर्स along radius and tangent। बात नहीं, बहुत ध्यान से देखो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। एक लिखना भी जरूरी नहीं, अभी खाली चीज़ों को समझो, जो हम समझा रहे हैं उसको समझो। एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, बात नहीं, बहुत बकैत हो गया तुम। तुम्हारे चलते चौक टूटा। और ध्यान से देखना चाहिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें थोड़ा वेक्टर का यूज़ है। बहुत बच्चा ऐसा होगा जो वेक्टर भूल चुका होगा, या समझो अब थोड़ा सा बात को कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा है ना। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम लोग इसका जो सेंटर होता है उसको ऑरिजिन मानते हैं। ठीक है, इस लाइन में हम लोग इस डायरेक्शन में ऐसे इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, और इस लाइन में हम इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं। ऐसे ये वाई एक्सिस होता है हमारा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, आयुष, कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, मान लो कहीं पे भी ये है, किसी भी जगह पे ये सपोज करो इस पॉइंट पे है, हम क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, सेंटर से इसको मिलाने वाला जो लाइन होता है, ये जो लाइन होता है, ये रेडियस हुआ ना। ठीक है, ये रेडियस, इसका मैग्नीट्यूड आर हम लिख सकते हैं। अच्छा, ध्यान देना, अगर हम इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस मानते हैं, तो इसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एरो देके पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं, है ना। समझते हो पोजीशन वेक्टर? हाँ, सीधा सा बात है। अब एक चीज़ समझना, हम क्या कर रहे हैं, हम एक, बहुत ध्यान से सुनना, हम क्या कर रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में, एक चीज़ समझना, रेडियस किधर हम बनाए, सेंटर से ऐसे बाहर की तरफ। हम इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। हम क्या कर रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, ऐसे। ये एक यूनिट वेक्टर है जिसको कि हम लोग ई आर नाम दे रहे हैं। ई आर नाम अपने मन से दिए हैं। ठीक है, रेडियल यूनिट वेक्टर, ऐसा यूनिट वेक्टर जो रेडियस का जिधर डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में है। ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं और इसका नाम ई टी दे रहे हैं। ठीक है, 2 यूनिट वेक्टर लिए हैं, एक जो रेडियस, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको रेडियल यूनिट वेक्टर कहते हैं, और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल से अगर बोला जाए तो इसको कहा जाता है टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन वेयर थीटा इज इंक्रीजिंग। मतलब समझना, टेंजेंट का मतलब तो सबको समझ में आता है ना। ये अगर कोई सर्कल है तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे ऐसा लाइन जो जस्ट इस पॉइंट को टच करके जाए, इसको टेंजेंट कहते हैं। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन 2 हो सकता है, एक इधर भी हो सकता है, एक इधर भी हो सकता है, लेकिन हम उस डायरेक्शन में टेंजेंशियल लिए हैं जिधर थीटा बढ़ रहा है, तो इधर वाला लिए हैं, इधर वाला नहीं लिए हैं। ये वाला एंगल थीटा है अपना। बात समझ में आ गया? अब बहुत ध्यान से देखना, हम क्या कर रहे हैं, ये जो रेडियल यूनिट वेक्टर है ना, इसको 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं। एक
इस डायरेक्शन में, तो बहुत ध्यान से सब बच्चा लोग, ठीक है, ध्यान से सुनना। हम अच्छा अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये भी तो थीटा होगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ देखो, इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो ई आर कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा ई आर कॉस थीटा। वह भी समझी, रख दीजिए ना। अब देखना, सिंस ई आर इज अ यूनिट वेक्टर, इसलिए ई आर का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, तो हम यहाँ पे ई आर की जगह 1 लिख सकते हैं, तो 1 कॉस थीटा मतलब खाली कॉस थीटा हो गया, है ना। और अगर हम इसको डायरेक्शन के साथ लिखें तो हम लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा आई कैप। इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा ई आर साइन थीटा जे कैप। ई आर का मैग्नीट्यूड 1, तो खाली साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। जो चीज़ एक्स एक्सिस की तरफ रहता है उसके बाद में उसका डायरेक्शन ये बताने के लिए कि वो एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग आई कैप लिखते हैं। जो चीज़ वाई एक्सिस की तरफ रहता है ये बताने के लिए कि वो वाई एक्सिस की तरफ हम लोग जे कैप लिखते हैं, ठीक है। अब समझना, ये जो मेरा दूसरा वेक्टर है ई टी, हम ई टी को भी रिजॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। ई टी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, अच्छा ये एंगल भी थीटा होगा ना, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। अच्छा थीटा होगा क्या? नहीं, कैलकुलेट कर लो। अगर ये थीटा है तो देख लेते हैं, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। बहुत ध्यान से देखना, ये 90 माइनस थीटा होगा और ये पूरा 90, ये दोनों ब्लू लाइन, तो अगर ये 90 माइनस थीटा भैया तो ये तो थीटा हो जाएगा ना। अगर ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब देखो ये जो वेक्टर ई टी है, ई टी का इधर जो कंपोनेंट होगा वो ई टी कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब कि ई टी साइन थीटा। ई टी तो 1 है तो खाली साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो हम बाद में इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस आई कैप, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, अगर इस डायरेक्शन में साइन थीटा आ गया तो इस डायरेक्शन में कॉस थीटा हो जाएगा, क्लियर। तो हम लोग क्या देखें, बहुत ध्यान से देखना, हम लोग देखें कि हम लोग के पास एक वेक्टर है जिसको कि हम लोग ई आर बोलते हैं। ई आर का 2 कंपोनेंट है, जो एक्स कंपोनेंट है वो कॉस थीटा आई कैप है और जो वाई कंपोनेंट है वो साइन थीटा जे कैप है। ये मेरा ई आर है, ठीक है। मेरे पास एक और वेक्टर है जिसको कि हम लोग ई टी बोलते हैं, इसका वैल्यू क्या आ रहा है माइनस साइन थीटा आई कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। इतना बात तो सबको क्लियर हो गया ना, एकदम 100%। छापो पहले। अच्छा कोई बात नहीं, सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसी किसी बुक में ऐसे दिखाया जाता है, किसी किसी बुक में ऐसे दिखाया जाता है, तो अपना अलग अलग सिंबल है। खैर छोड़ो इन सब चीज़ों को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दोनों वेक्टर सभी दिमाग में रखो, याद रखने का ज़रूरत नहीं, बात नहीं, इसको याद रखने का ज़रूरत नहीं, खाली समझ लो कि कैसे क्या हुआ, क्लियर है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, ई आर एक ऐसे यूनिट वेक्टर को दिखाता है। यूनिट वेक्टर का काम क्या है? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाता है ना। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो उसके लास्ट में हम आई कैप लगा देते हैं, तो वो आई कैप ये बताता है कि वो चीज़ जिसके पीछे हम लगे हुए हैं वो चीज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है ना। तो उसी तरह से ई आर एक ऐसा वेक्टर है जो बताएगा कि कोई भी चीज़ इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ई टी एक ऐसा वेक्टर है जो बताएगा कि कोई भी चीज़ इस डायरेक्शन में जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? यूनिट वेक्टर का मकसद यही रहता है कि वो बस किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बाद लगा दो तो वो बताता है कि वो उसका डायरेक्शन किधर है, ठीक है। चलो सर, तो इसमें बस 2 ही डायरेक्शन है, उधर एक। हाँ, हमको अभी इसका ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए हम इन्हीं 2 डायरेक्शन को कंसिडर किए हैं। बाकी का हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ने जा रहा है, इसलिए बाकी को अभी हम नहीं दिखा रहे हैं, या बाकी का ज़रूरत नहीं है। चलो ध्यान देना, नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का,
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ठीक है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। एक बात ज़रा ध्यान से सुनना, तुम लोग दो तरह के वेलोसिटी और दो तरह के एक्सेलरेशन के बारे में अभी तक पढ़ लिए। एक होती है लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन, और एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा हो, खाली वेलोसिटी लिखा हो तो समझो लीनियर है, खाली एक्सेलरेशन लिखा हुआ तो समझो लीनियर एक्सेलरेशन है। एंगुलर बताना रहेगा तो एंगुलर लिखेगा ज़रूर, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, हम लोग ये जानते हैं अगर किसी भी समय में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, किसी भी समय में अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा, हम कुछ भी ये डेरिवेशन नहीं आता है, बस समझो चीज़ों को, है ना। इस समय जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा, अगर हम इसको O नाम दे रहे हैं, इसको P नाम दे रहे हैं, इस पॉइंट जहाँ पे है, तो इसका जो पोजीशन होगा बहुत ध्यान से देखना, जिसको कि हम OP ऐसे लिख सकते हैं, वो उसको हम लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो R है, और इसका डायरेक्शन, मतलब इसके पोजीशन तक पहुंचने के लिए हमको इधर जाना पड़ा, तो उसका जो डायरेक्शन होगा उसमें हम लिख सकते हैं ER कैप, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब उसका डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन तो इधर है, ये वाला डायरेक्शन है, तो हम लिख सकते हैं ER कैप, ये तो मेरा पोजीशन हो गया। अगर हमको उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चाहिए तो हमको पोजीशन को डिफरेंशिएट करना होता है। हम जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ के पोजीशन को x से डिनोट करते हैं तो हम dx/dt करते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है। तो अगर हम इसका वेलोसिटी फाइंड करना चाहें तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हम ऐसे लिख देते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। ये पोजीशन है तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, तो सीधे हम यहाँ वेलोसिटी लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा और समझना, हम एक लाइन थोड़ा सा लिख देते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। पहले एक लाइन हम लिख देते हैं। लाइन क्या लिखना है, इसका जो वैल्यू इसको पुट कर देते हैं। OP ये R है, इसका वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ cos थीटा आई कैप, cos थीटा आई कैप प्लस बोलो sin थीटा जे कैप, ये इसका वैल्यू था। अब हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। बात मत करो बाबू, ध्यान भटकता है मेरा। बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो OP जो कि पोजीशन वेक्टर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम सीधा सीधी वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब ध्यान देना, R कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट तो एज इट इज रह जाता है, बाहर रह जाता है डिफरेंशिएशन के, तो ये बाहर रह गया, ठीक है। तुम लोग को चेन रूल याद है डिफरेंशिएशन का? एक बार और बता देते हैं, देख लेना। जैसे सपोज करो अगर कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू, सपोज करो sin x एक फंक्शन है, ठीक है। हमको अगर इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, एक एग्जाम्पल t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक बार sin x का डिफरेंशिएशन सिंपल कर दो, जो होता है sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और फिर इनटू करके जो x है अंदर में उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, dx/dt लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर हम देखो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहीं तक छोड़ देना पड़ता है, cos x हो गया। लेकिन हम y का डिफरेंशिएशन, यानी y जो मेरा फंक्शन है, y एक फंक्शन है जो y का वैल्यू है sin x, तो y जो है, y का मतलब क्या हुआ, sin x, और sin x इज अ फंक्शन ऑफ x, sin x x का फंक्शन है। तो अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो खाली cos x हो जाएगा। लेकिन ये जिस चीज़ का फंक्शन नहीं है हम उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मान लो हम इसको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको dx/dz लिखना पड़ेगा इनटू करके, ये बात दिमाग में रखना। इसी तरह से अब देखो हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना सब बच्चा लोग। cos थीटा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन
माइनस साइन थीटा, बायोलॉजी वाला बच्चा याद रखना, फिर पूछेंगे। लेकिन अगर हम इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करते तो यहीं छोड़ देते हैं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी थीटा बाई डी टी लिखेंगे, और ये आई कैप जो है उसको तो रहने ही देंगे। अब यहाँ पे देखो प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, तो बहुत तेज है लड़की, कॉस थीटा और फिर डी थीटा बाई डी टी लिखेंगे और जे कैप लिखेंगे। अब एक चीज ध्यान देना, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, वैभवी बताएगी। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? अरे वैभवी से पूछ रहे हैं। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा होता है। पढ़ो थोड़ा सा, हैं? बताओ, देखो अनुविशा सब पढ़ती बढ़िया से, ठीक। तो डी थीटा बाई, ध्यान से बाबू, बात नहीं, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा होता है। तो हम इसके बदले ओमेगा लिख सकते हैं। यहाँ पे भी ये डी थीटा बाई डी टी है तो इसके बदले भी ओमेगा लिख सकते हैं। दोनों में ओमेगा है, दोनों ओमेगा को बाहर कर सकते हैं कॉमन करके। तो वेलोसिटी का क्या आ गया, ये आर तो रह गया, ये ओमेगा बाहर आ गया, यहाँ पे क्या रह गया? साइन थीटा आई कैप प्लस, रे बाबू बात नहीं, प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब देखो तो ये माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, यही है ना, ईटी है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो क्या है? आर ओमेगा ई टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चल रहा हो तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड आर ओमेगा होता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन उसका जो डायरेक्शन होता है वो ईटी होता है, यानी टेंजेंशियल होता है। यानी जब ऑब्जेक्ट ऐसे चल रही हो सर्कुलर मोशन में तो किसी भी समय में अगर तुम देखो तो ऑब्जेक्ट का इस समय में उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होता है। अगर तुम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखोगे तो इस समय ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन इधर होगा, टेंजेंशियल। अगर तुम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखोगे किसी समय में तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, टेंजेंशियल। अगर तुम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखते हो तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पे देखोगे तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। ये चीज़ मैथमेटिकली, ये बात, इस चीज़ को जो हम फिगर से दिखा रहे हैं इसको मैथमेटिकली, ये वाला जो फॉर्मूला है ये मैथमेटिकली इस चीज़ को बताता है, प्रूफ करता है ना। और ये फॉर्मूला तो हम लोग को याद है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आर ओमेगा और डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है, ये दिमाग में हम लोग को रखना है। ठीक है, क्लियर? अब देखो थोड़ा ध्यान से, इसको कॉपी कर लो तो इसको मिटा देंगे, थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट, अब चलो ध्यान से देखो, अगर हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से आता है। हम ये वाला एक्सप्रेशन लेंगे, ठीक है दिव्यांशु, बात नहीं, हम ये वाला एक्सप्रेशन लेंगे क्योंकि इसको सॉल्व करके हम ये लिखे हैं, तो ये वाला लेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी अगर ये है, अगर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, यानी अगर हम dv बाई dt निकाल दें, इसको डिफरेंशिएट करके अगर हम dv बाई dt कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे भी दोनों साइड क्या कर रहे हैं, एक काम करना, इसको इक्वेशन 1 लिख देना, ठीक है। हम क्या लिख रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, differentiating equation 1 with respect to time। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो dv बाई dt भी लिख सकते हो, चाहे इसको सीधा सीधी a लिख दो, एक्सेलरेशन लिख दो, क्योंकि हमको पता है dv बाई dt a होता है, ठीक है। तो हम इसके बदले में लिख दिए a। अब नेक्स्ट देखो, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ध्यान से समझना कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा, आर कांस्टेंट है लेकिन ओमेगा कांस्टेंट नहीं हो सकता। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से जब मान लो यहाँ से चलना शुरू किया
तो पहले धीरे धीरे चल रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा तेज चल गया होगा, यहाँ फिर धीरे हो गया होगा, यहाँ फिर तेज चल गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तब उस सिचुएशन में ओमेगा कांस्टेंट नहीं रहता है। अगर एकदम सेम रेट से चल रहा है, सेम रेट से चल रहा है तो ओमेगा कांस्टेंट होता है। अगर इक्वल टाइम में इक्वल एंगल सबटेंड हो तब हम बोलेंगे कि ओमेगा कांस्टेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं ओमेगा कांस्टेंट हो, इसीलिए इसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम लोग को डिफरेंशिएशन में चेन रूल तो पता है, हम फिर से यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन y दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो, एक को u लिख रहे हैं दूसरे को v लिख रहे हैं, दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें यानी dy/dx करें तो पहले वाले को हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, है ना। अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे dx लिखते हैं, t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt करेंगे। मतलब सीधा समझना, पहले को छोड़ देते हैं दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, अब दूसरे को बाहर रखते हैं और पहले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ये तरीका है। अब हम समझाते हैं चीज़ों को। यहाँ पे देखो दो चीज़ प्रोडक्ट में है, ये तो मेरा कांस्टेंट है तो ये तो अपना बाहर रह जाएगा, r अपना बाहर हो गया। अब अंदर क्या सिचुएशन चल रहा है वो थोड़ा सा हम देखते हैं। ये जो है वो मेरा एक चीज़ ये है, u की तरह इसको ट्रीट करो, अब ब्रैकेट के अंदर वाला सारा चीज़ v की तरह ट्रीट होगा। तो u को बाहर रखते हैं और v का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो u मतलब ओमेगा, ओमेगा बाहर रह गया और v का डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं, v मतलब जो अंदर है, माइनस साइन थीटा का डिफरेंस, माइनस तो रह गया, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और थीटा का फिर से डी थीटा बाई डी टी और आई कैप, फिर प्लस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और फिर से डी थीटा बाई डी टी और जे कैप। बहुत अच्छा, ठीक है, एक काम हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, प्लस लिखते हैं। देखो ये तो बाहर ही है, इसको हम एकदम बाहर कर दिए हैं। अब यहाँ पे मेरा ये u है, ये v है, u को बाहर रख दिए, अब यहाँ पे v का डिफरेंशिएशन कर दिया, v को एज इट इज़ बाहर छोड़ देंगे और u का डिफरेंशिएशन कर देंगे यानी ओमेगा का डिफरेंशिएशन कर देंगे। v को एज इट इज़ बाहर कर देंगे यानी कि माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप और u जो मेरा इसका डिफरेंशिएशन डी ओमेगा बाई डी टी कर देंगे, ठीक है। ये पूरा समझ में आया डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, कोई बड़ा चीज़ नहीं अगर ध्यान से देखो तो। अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना चीज़ों को। हम इस r को ऐसे अंदर ले जा रहे हैं, r को अंदर ले जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों से माइनस साइन बाहर आ सकता है ना, पहले देख लो। तो एक स्टेप हम और कर ले रहे हैं, ये r रहने दिए, ठीक है, ये इन दोनों से माइनस साइन बाहर कर लिए तो माइनस ओमेगा हो गया, सॉरी ओमेगा, ओह माय गॉड, देखो तो ये जो डी थीटा बाई डी टी है गलती से सही लिखा गया, ये भी तो ओमेगा होगा ना, ये भी तो ओमेगा होगा, इन दोनों से फिर ओमेगा बाहर आएगा तो वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस भी दोनों से बाहर निकाल ले रहे हैं तो कॉस थीटा आई कैप, माइनस बाहर निकल गया है तो प्लस साइन थीटा जे कैप, ये हो गया। और यहाँ पे प्लस ऐसा करते हैं, देखो तो हम इसको बाद में लिखेंगे, इसको पहले लिख देते हैं, 2 इंटू 3 लिखे चाहे 3 इंटू 2 लिखे, बात तो बराबर है। तो डी ओमेगा, नहीं रुक जाना, अभी नहीं लिख रहे हैं हम अल्फ़ा, ये और यहाँ पे हम माइनस साइन थीटा प्लस कॉस साइन थीटा आई कैप, देखना जी, प्लस कॉस थीटा, वेरी गुड, इतना लिख दिए, ठीक है। खाली समझना है, ये डेरिवेशन आता नहीं, खाली समझना है कैसे कैसे क्या हो रहा है। एक तो डिफरेंशिएशन रिवीजन हो जा रहा है तुम लोग का, प्रैक्टिस हो जा रहा है एक तरह से। अब बहुत ध्यान से देखना, इसको मिटा देते हैं, इसका हमको अब कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाला चीज़। अब बहुत ध्यान से देखो बच्चा लोग, हम कर क्या रहे हैं, इस यहाँ पे देखो दो टर्म है, समझना बात को, एक पूरा प्रॉपर ये एक टर्म है और फिर प्लस है और फिर ये प्रॉपर एक टर्म है, ठीक है, दो टर्म है। हम क्या कर रहे हैं, इस r को जो है ना, इस r को ऐसे अंदर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, a, ध्यान देना एक्सेलरेशन है प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ सब कुछ तो वेक्टर फॉर्म में, आई कैप जे कैप है। ये r अंदर चला गया तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस r ओमेगा स्क्वायर।
अच्छा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप क्या होता है, ई आर होता है, हम लोग जानते हैं, तो इसके बदले में हम लोग ई आर लिख देते हैं, ठीक है। ठीक, प्लस एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, हम आर को अंदर ले गए, यहाँ पे भी आर को अंदर ले जाएंगे, यहाँ पे आर अपीयर हो जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना, डिफरेंशिएशन में अगर हम लोग को 5x² का डिफरेंशिएशन करना है, एक एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 5 को जैसा का तैसा, जैसे समझो बात, सबसे पहला x² का अगर डिफरेंशिएशन करना है, बताओ साक्षी, x² का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, पता है सबको, इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा। अगर यहाँ पे 5 है तो हम लोग क्या करते हैं, 5 को पहले लिख देते हैं, फिर इंटू करके x² का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि 2x, ऐसा करते हैं, यही तरीका है हम ऐसा। अब ठीक है, ये तो बात क्लियर है तुम लोग को। अब देखना, हम ऐसा कर सकते हैं, ज़रा ध्यान से समझना, 5x² का डिफरेंशिएशन 5 इंटू x² का डिफरेंशिएशन होता है ना, 5 इंटू x² का डिफरेंशिएशन। तो बहुत ध्यान से सुनना, r इंटू ओमेगा का इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं, r ओमेगा इंटीग्रेशन बोला जा रहा है, डिफरेंशिएशन बोलना चाहिए, r इंटू ओमेगा, जैसा समझो r इंटू ओमेगा का डिफरेंशिएशन को हम लिख सकते हैं r ओमेगा का डिफरेंशिएशन ऐसे डी आर ओमेगा बाई डी टी, क्योंकि आखिर में r बाहर आएगा, डी ओमेगा बाई डी टी तो रह ही जाएगा, तो हम ऐसा तो लिख सकते हैं। तनक दिक्कत हो रहा है, देखो देखो हम बताते हैं, समझना बात को। अगर हम ऐसे लिखते हैं डी आर ओमेगा बाई डी टी लिखते हैं, सपोज करो, ठीक है, r कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाता है, तो क्या बच जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, ये बचेगा ना कनक। तो जब हम इसको ये लिख सकते हैं, तो इसको ये क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, समझ रहे बात को। तो हम करेंगे क्या, हम इसको, यानी मेरा पहले ये लिखा हुआ r डी ओमेगा बाई डी टी, ये पहले लिखा हुआ है, हम इसके जगह पे ये लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, हम लिखेंगे, मतलब r को यहाँ पे अंदर ले गए, तो हम लिखने जा रहे हैं डी आर ओमेगा बाय डी टी, और ये जो चीज़ है मेरा माइनस साइन थीटा आई कैप, ये क्या है जी, ई टी है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है कहानी। बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझना, ये क्या बताता है, यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन है। डेरिवेशन आने नहीं जा रहा है, हम डेरिवेशन इसलिए कराएं ताकि थोड़ा तुम लोग को कुछ और भी बात, ये सब थोड़ा एक बार रिवाइज हो जाए, कैसे कैसे क्या हो रहा है। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है इतना लंबा चौड़ा, सर्कुलर मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन, उसका एक्सप्रेशन है ये। बहुत ध्यान से देखना, जो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो तो हम बता दिए इस डायरेक्शन में होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, और उसका मैग्नीट्यूड r ओमेगा होता है। ये तो बहुत सिंपल है, मैं एक बार फिर से सबको समराइज करेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन को समझो, सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है उसका 2 पार्ट होता है, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी दो कंपोनेंट होता है सर्कुलर मोशन में। जो एक्सेलरेशन होता है, लीनियर एक्सेलरेशन, उसका 2 कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट जो होता है, बहुत ध्यान से, एक और चीज़, थोड़ा वेक्टर का चीज़ रिवाइज कराते हैं, ज़रा ध्यान से सुनना। अगर हम किसी भी चीज़ को ऐसे लिखते हैं, ये सब चीज़ को हटाते हैं, अगर ज़रा ध्यान से देखना क्या हुआ, अगर हम किसी एक वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, समझो तो ज़रा, जैसे बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डबल है, लेकिन बी वेक्टर का डायरेक्शन ए वेक्टर के ऑपोजिट में है ना, यही लिखते हैं। अगर मान लो हम ऐसे लिखें कि कोई भी एक बी वेक्टर है जो कि 5 माइनस आई कैप है, इसका क्या मतलब निकलता है कि बी वेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी आई कैप वाले डायरेक्शन के ऑपोजिट है ना। इसी तरह से ज़रा ध्यान देना, अगर हम ऐसे लिखें कि कोई भी बी वेक्टर जो है वो 5 माइनस ई आर, अगर हम ऐसे लिख दें, इससे क्या पता चलता है कि ये जो बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 5 और इसका डायरेक्शन ई आर के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। समझ रहे हो बात को, सेंटर की तरफ है
है ना। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इस माइनस साइन को बाहर करके। तो ये बस इतना समझना, ये जो एक्सेलरेशन है इसका दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट जो है जिसका कि मैग्नीट्यूड, बहुत ध्यान से यहाँ पे देखेगा इन सब चीज़ों को, एक कंपोनेंट जिसका कि मैग्नीट्यूड आर ओमेगा स्क्वायर है, इसका डायरेक्शन ई आर के जस्ट ऑपोजिट है। ई आर मतलब रेडियली आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में। ई आर के ऑपोजिट मतलब अंदर की तरफ, इस डायरेक्शन में, सेंटर की तरफ, है ना, सेंटर की तरफ। इस सेंटेंस को टुवर्ड्स द सेंटर, इसको एक वर्ड में कहा जाता है सेंट्रीपीटल। ठीक है, तो ये मतलब जो एक्सेलरेशन होता है, जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है तो इसके एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ होता है, इसको रेडियल कंपोनेंट या सेंट्रीपीटल कंपोनेंट कहा जाता है। ठीक है, तो जो दो कंपोनेंट है, यहाँ से हमको क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि देयर आर टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। जो दो कंपोनेंट है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, देयर आर टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना। पहला जो हुआ जिसको कि हम लोग सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन कह सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऐसे लिख देते हैं, सेंट्रीपीटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन जो हुआ, जिसको कि ए सी से भी डिनोट किया जा सकता है या ए आर से भी डिनोट किया जाता है। हम दोनों चीज़ लिख देते हैं, ए सी या ए आर। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो आर ओमेगा स्क्वायर होता है, आर ओमेगा स्क्वायर होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का एक और कंपोनेंट होता है जिसको टेंजेंशियल कंपोनेंट कहते हैं। थोड़ा ध्यान देना, इन चीज़ों को समझना थोड़ा। ठीक है, एक और चीज़, ये जो आर ओमेगा होता है इसको हम डीवी लिख सकते हैं ना, सॉरी डीवी बोल दिए, वी लिख सकते हैं ना आर ओमेगा को। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है देखो तो इसको ऐसे लिख रहे हैं, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर प्लस आर ओमेगा तो वी होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी। ठीक है, अब हम ये चीज़ को लिखते हैं कि बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पे खाली डायरेक्टली लिख देते हैं, सेंटेंस हम लिखा देंगे। इतना लिखने के बाद सेंटेंस लिखना। दो कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट को हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल कंपोनेंट या रेडियल कंपोनेंट जिसका कि मैग्नीट्यूड होता है आर ओमेगा स्क्वायर। दूसरा कंपोनेंट होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट, इसका मैग्नीट्यूड होता है डीवी बाई डी टी। मतलब एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट अंदर की तरफ होता है और एक कंपोनेंट टेंजेंट की तरफ होता है। ठीक है, हम इसका प्रॉपर फिगर बना दे रहे हैं, तब तक तुम लोग इतना कॉपी करो, यहाँ तक कॉपी करना, इसके बाद सेंटेंस लिखाएंगे, उसके बाद इसको लिखना। चलो ज़रा ध्यान से सुन लो जी बच्चा लोग। हम लोग क्या देखें, बात नहीं, यहाँ देखो, हम लोग ये देखें कि सर्कुलर मोशन में जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आया है, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर प्लस डी वी बाई डी टी, और यहाँ पे क्या है ई टी। इस तरह से एक्सप्रेशन आया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो दो टुकड़े में है, दो पार्ट में है। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है जो हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है दूसरा वाला, इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का दो पार्ट है, दो कंपोनेंट है। तो हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं कि देयर आर टू, है ना, देयर आर टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट of the linear acceleration
लीनियर लिखा हुआ है, लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर मतलब नॉर्मल वाला? हाँ यस, लीनियर का मतलब नॉर्मल वाला। पहला जो होता है ना, यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग क्या लिख रहे हैं, रेडियल या सेंट्रीपीटल, ठीक है, रेडियल या सेंट्रीपीटल बहुत ध्यान से, आगे यही हर जगह पे यूज होने जा रहा है। आगे आने वाले चैप्टर में एक बहुत बड़ा चैप्टर है रोटेशनल मैकेनिक्स, उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, अभी सर्कुलर मोशन में भी नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ यूज़ होगा बहुत ज़्यादा, और रोटेशनल मैकेनिक्स में भी ये चीज़ यूज़ होगा। रेडियल या सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, ठीक है, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन पहला ये होता है। हम क्या देख रहे हैं कि जो रेडियल या सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, AR से भी लिखा जा सकता है या AC से भी लिखा जा सकता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, खाली मैग्नीट्यूड की बात करें, इसका मैग्नीट्यूड होता है R ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर हम इसका थोड़ा बात समझना है, एक तो ये फॉर्मूला एकदम हर हाल में याद होना चाहिए, दूसरा ध्यान से देखो, हम ओमेगा को, सिंस हम जानते हैं V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, यहाँ से ओमेगा को लिख सकते हैं V बाय आर। तो अगर हम यहाँ पे ओमेगा के जगह V बाय आर लिख देंगे तो V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा ना, एक आर कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाय आर। ये भी चीज़ बहुत सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये जो फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला एकदम 100% याद रहना चाहिए। एक भी याद है तो दूसरा तो तुम खुद अपने से कर लोगे, ठीक है। और इसका ये मैग्नीट्यूड है, खाली इसका डायरेक्शन क्या है वो हम जान रहे हैं, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, है ना। दूसरा जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं, जो सेकंड होता है जिसको हम लोग कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि हम लोग देख रहे हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ध्यान दो, इसको हम लोग लिखते हैं AT और इसका वैल्यू क्या होता है, D, क्या है यहाँ पे, dV बाई dt। याद करो जब हम लोग लिखते थे हम लोग दो फॉर्मूला पढ़े थे ना अभी, मतलब पिछले क्लास में, एक फॉर्मूला ये और दूसरा फॉर्मूला AT इज इक्वल टू आर अल्फा। ये जो AT होता है ना, यही AT होता है मेरा ये वाला चीज़। हम यहाँ पे V के जगह पे R ओमेगा लिख देंगे, R बाहर आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू, समझना बात को, इसको थोड़ा दिखाते हैं। AT जो हुआ ये D, V के जगह हम R ओमेगा लिख सकते हैं, DT, R बाहर आ जाएगा, D ओमेगा बाई DT अल्फा। तो R अल्फा हम क्या बोले थे कि जब भी हम लोग स्पीड को डिफरेंशिएट करते हैं, पूरा एक्सेलरेशन नहीं आता है, एक्सेलरेशन का एक टुकड़ा आता है, एक्सेलरेशन का एक पार्ट आता है, क्योंकि हम स्पीड को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे होते हैं। तो इसीलिए पिछले क्लास में बताए थे कि स्पीड का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन पूरा नहीं आता, उसका एक टुकड़ा, एक पार्ट आता है, जो पार्ट आता है उसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, वो टेंजेंट की तरफ इस डायरेक्शन में लगता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, जो नेट एक्सेलरेशन आता है, इधर लिखने के बाद हम इधर लिख दे रहे हैं, जो नेट एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल। अगर देखो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अंडर रूट। तो हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर अंडर रूट। अगर हम कोई भी एक, ये मान लो ये अल्फ़ा एंगल निकालना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं tan अल्फ़ा इज इक्वल टू AT बाय AC या AR, जो लिखना है लिखो। बात समझ में आया कैसे किए। यहाँ पे अभी तक हम लोग जितना चीज़ पढ़े हैं ना, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन R ओमेगा स्क्वायर होता है या V स्क्वायर बाय R होता है, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। सबसे पूछेंगे हम, रुद्र, ठीक है, सबके बदले तुम्ही से पूछेंगे, ठीक है। तो पहला पिछले क्लास का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी के क्लास का कौन सा फॉर्मूला, AC इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर या फिर V स्क्वायर बाय R।
एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। चलो कॉपी करो फटाफट। पहले यहाँ से ये लिख लेना, ये पहले तुम लोग का लिखा हुआ है तो लिखने का जरूरत नहीं, यहाँ से लिख लेना, यहाँ फिर 2 फिर ये। तो याद कैसे रखना है, ध्यान से सुनो, जो चीज़ हम पूछेंगे वो चीज़ बोल दे रहे हैं। अगर हम पूछें कि सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला बताओ, तो ये फॉर्मूला बताओगे। हम बोले कि बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो या तो dv/dt बोल दो या r अल्फा बोल दो, ठीक है। मिटाते हैं। अब चलो ध्यान से देखो, हम लोग अभी क्या देखें, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, आकांक्षा बताएगी। कॉपी थोड़ा सा बंद कर लो आकांक्षा। सर्कुलर मोशन में हम लोग जो एक्सेलरेशन का डेरिवेशन किए, ये क्या होता है थोड़ा बताओ, पूरा एक्सप्रेशन बताओ, बताओ। -r⍵² ER प्लस dv/dt ET, ये होता है, ठीक है। ध्यान देना, सर्कुलर मोशन 2 तरह का होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इसमें जो आता है एग्जाम में, जो आएगा वो क्या आता है, ध्यान देना। जो पहला टाइप होता है इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बस ज़रा ध्यान से सुनो कि ये एकदम 100% एग्जाम में आएगा। अगर नहीं तुम लोग लिख पाओ तो गलती तुम्हारी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये जो पूरा एक्सेलरेशन का ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें एक एक चीज़ किस चीज़ को बताता है पता है। r रेडियस ऑफ द सर्कल है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, v लीनियर स्पीड है ना, स्पीड है कि किस स्पीड से वो पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में चल रहा है, ठीक है। ध्यान देना, सपोज करो एक इंसान ही है, ये पार्क है, पार्क में ऐसे सर्कुलर रोड बना हुआ है, सपोज करो एक इंसान इस सर्कुलर रोड पे ऐसे चक्कर लगा रहा है। हो सकता है, एक इम्पॉर्टेंट बात, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा बदलती है, क्योंकि हम अभी बताएं कि अगर पार्टिकल यहाँ पे रहेगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर रहेगा, पार्टिकल यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, पार्टिकल यहाँ है तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर। तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदलती है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। हो सकता है कि स्पीड ना बदले, हो सकता है कि आदमी अगर यहाँ पे जो चल रहा है, सपोज करो 10 km/h के स्पीड से ही ये पूरे सर्कुलर पार्क में चले, ऐसा हो सकता है। तो स्पीड उसका उतना ही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदलता है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा तो उसकी वेलोसिटी 10 km/h है लेकिन इधर है, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो वेलोसिटी 10 km/h लेकिन इधर है। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है तो हम बोलेंगे वो वेलोसिटी अलग है, बदल गई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदलती है, लेकिन हो सकता है कि स्पीड सेम रहे, हो सकता है कि पार्टिकल पूरा चक्कर 10 km/h के स्पीड से ही चले। तो ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, वैसे सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। बात समझ में आया? तो ऐसे दोनों हेडिंग डालो, ये लिखना नहीं है, ये हेडिंग डालो और यहाँ डेफिनेशन लिखो। जरूर आएगा एग्जाम में, हाँ लिखो। द सर्कुलर मोशन लिखना, द सर्कुलर मोशन in which speed of the particle, the circular motion in which speed of the particle is constant
कांस्टेंट ब्रैकेट में लिख देना यूनिफॉर्म is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ब्रैकेट बंद कर लेना यूनिफॉर्म के बाद ही, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, मतलब कांस्टेंट के बाद यूनिफॉर्म लिखे, यूनिफॉर्म के बाद ब्रैकेट बंद कर लेना, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब समझना थोड़ा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ये जो v होता है वो कांस्टेंट होता है ना। तो कांस्टेंट चीज का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल पार्ट होता है ये पूरा का पूरा 0 हो जाता है। यानी उस समय एक्सेलरेशन केवल रेडियल होता है, सेंट्रीपिटल होता है। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तुम लिख सकते हो उसके बाद जो लिखे हियर, जो एक्सेलरेशन होता है उसका खाली एक्सेलरेशन खाली ये बच जाता है माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर। मैग्नीट्यूड वाइज अगर लिखना चाहें तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड खाली आर ओमेगा स्क्वायर रह जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं रहता है, एक्सेलरेशन खाली सेंटर की तरफ होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन खाली बचता है। कैसे कह सकते हैं मतलब v कांस्टेंट है ना, v कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म खत्म, बच गया खाली ये। ठीक है, वो कैसे कह सकते हैं वो तो हम पहले ही कह दिए थे। बस यहाँ तक लिख लो। अच्छा, एक छोटा सा चीज़ खाली तुम लोग को एक चीज़ समझा दें, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ का एक बात बताएं। देखना समझना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चले तो एक्सेलरेशन जो होता है वो ये जो सेंटर की तरफ का डायरेक्शन इससे थोड़ा सा साइड में रहता है, नेट एक्सेलरेशन, है ना। जैसे तुम कभी भी कोई पत्थर को धागा में बांध के ऐसे घुमाओ, कभी एक चीज़ ध्यान देना, नेट एक्सेलरेशन जिधर होता है फोर्स भी उधर ही होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि फोर्स का डायरेक्शन एक्सेलरेशन की तरफ ही होता है, तो जिधर एक्सेलरेशन उधर फोर्स। तो जब हम एक मान लो पत्थर वगैरह को धागा में बांध के ऐसे घुमाते हैं, अगर हम उसको कांस्टेंट स्पीड से नहीं घुमा रहे हो ना, तो ध्यान देना तुम जो उसका सेंटर है, तुमको सेंटर से थोड़ा साइड की तरफ ले जाके उसको हमेशा खींचना पड़ता है, तभी वो पत्थर घूम पाएगा। तुमको खींचना पड़ता है, ये तुम कैसे कंफर्म करोगे? अगर पतला धागा है तो तुम देखना तुम्हारे उंगली में ऐसे धागा का निशान हो जाता है, इससे पता चलता है कि तुम धागा कंटिन्यूसली खींच रहे हो, तुम धागा के हेल्प से कंटिन्यूसली अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तभी वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम पाता है। इस चीज़ को हम डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में और डिटेल से समझाएंगे। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो हम तो जो एक्सेलरेशन है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, और अंदर की तरफ एक्सेलरेशन लाने के लिए फोर्स भी अंदर की तरफ लगाना पड़ता है, और उसको हम अलग अलग तरीके से लगाते हैं। मान लो धागा में बांध के पत्थर घुमा रहे हैं तो हम खुद अपने हाथ से कंटिन्यूसली ऐसे खींचते रहते हैं। बात समझ में आ रहा है संगम? ठीक है, इसको हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में नेक्स्ट क्लास में। ठीक।